आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास में एक बहुत ही खास दौर की बात करेंगे। ये कहानी है 1945 से 1969 के बीच के उन 25 सालों की। एक ऐसा दौर जिसने हिंदी साहित्य को पढ़ने, समझने और लिखने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। पर इस सब में घुसने से पहले एक बहुत ही बेसिक सा सवाल उठता है, किसी भी लिटरेचर की हिस्ट्री यानी साहित्य का इतिहास आखिर लिखा कैसे जाता है? क्या ये सिर्फ किताबों, लेखकों और तारीखों की एक लिस्ट होती है, या फिर इसमें कुछ और भी है जो इससे कहीं ज्यादा गहरा और कॉम्प्लेक्स है? बस यही सवाल आज हमारी पूरी बातचीत के सेंटर में रहेगा। तो हमारी कहानी शुरू होती है 1940 के दशक के बीच में। सोचिए, भारत आज़ादी की दहलीज पर खड़ा है। पूरे देश में एक अलग ही माहौल है, एक नई ऊर्जा है। और इसी बड़े बदलाव के बीच एक बहुत ज़रूरी सवाल सामने आता है कि भारत की अपनी जो कल्चरल और लिटरेरी विरासत है, उसे कैसे समझा जाए, उसे कैसे सहेजा जाए। तो हमारा ये जो सफ़र है, ये 3 खास पड़ावों से होकर गुजरेगा। पहला है 1945। ये वो साल है जब हमारी लिस्ट में शामिल पहली किताबें सामने आईं। फिर बीच में आता है 1947, भारत की आज़ादी का वो ऐतिहासिक साल। और आखिर में हम रुकेंगे 1969 पर, जो इन 25 सालों के दौर का हमारा आखिरी पड़ाव है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन शुरुआती कोशिशों की, मतलब जब विद्वानों ने पहली बार हिंदी साहित्य के इतने बड़े लैंडस्केप को एक जगह समेटने की कोशिश की। आप इन्हें पहले मैप मेकर्स जैसा समझ सकते हैं, जो एक बहुत बड़े अनजाने से इलाके का खाका तैयार कर रहे थे। अब इस दौर के कुछ खास कामों को देखें तो 1945 में राहुल सांकृत्यायन की हिंदी काव्य धारा आई। उसी साल टीकम सिंह तोमर की हिंदी वीर काव्य भी। और फिर 1946 में आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। असल में इन जैसे कामों का जो मेन मकसद था, वो था कि हिंदी साहित्य में जो कुछ भी लिखा गया है, उसे एक जगह इकट्ठा करके लोगों के सामने रख दिया जाए। और ये जो मैप वाली बात है ना, वो इस पूरी कोशिश को बहुत अच्छे से समझाती है। ये किताबें बिल्कुल उन पहले नक्शों की तरह थीं जो पहली बार किसी अनजान जमीन की बाउंड्रीज और उसकी खास जगह दिखाते हैं। मतलब इनका काम एनालिसिस करना उतना नहीं था जितना कि एक सर्वे करना था। लेकिन फिर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया, एक इंटेलेक्चुअल टर्न। अब सवाल सिर्फ ये नहीं रह गया था कि क्या लिखा गया, बल्कि सवाल ये होने लगा कि ये कैसे लिखा गया और सबसे जरूरी क्यों लिखा गया। साहित्य के इतिहास को देखने का पूरा नजरिया ही बदल रहा था। और ये जो बदलाव था ना, ये सोच में एक बहुत बड़ा फर्क लेकर आया। देखिए, एक तरफ थे शुरुआती प्रयास, जिनका फोकस सिर्फ फैक्ट्स और किताबों को इकट्ठा करने पे था। और दूसरी तरफ था ये नया मोड़, जो अब थ्योरेटिकल और क्रिटिकल एनालिसिस पर जोर दे रहा था। ये वाकई में एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। और इस पूरे बदलाव का प्रतीक बना एक किताब का टाइटल। 1956 में आई नामवर सिंह की किताब, और नाम था इतिहास और आलोचना। मतलब टाइटल ने ही ऐलान कर दिया कि अब इतिहास को सिर्फ बताया नहीं जाएगा, बल्कि उसे आलोचना की कसौटी पर परखा भी जाएगा। ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये एक तरह का मैनिफेस्टो था। और इसी नए दौर को और मजबूती दी कुछ और किताबों ने। जैसे 1956 में नामवर सिंह की इतिहास और आलोचना तो थी ही, फिर 1960 में नलिन विलोचन शर्मा की साहित्य का इतिहास दर्शन आई, और 1962 में फिर नामवर सिंह की आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां। इन किताबों ने लिटरेचर की हिस्ट्री को एक फिलोसॉफिकल और एनालिटिकल गहराई दी जो पहले नहीं थी। चलिए अब चलते हैं तीसरे और आखिरी फेज पर। ये था 1960s का दशक, और इस दौरान तो इस फील्ड में जैसे एक धमाका सा हुआ। अब बहुत सारे अलग अलग नजरियों से और ज्यादा गहराई के साथ इतिहास लिखने का काम तेजी से होने लगा। अच्छा, जिस एकेडमिक फील्ड की हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, उसे कहते हैं साहित्य इतिहास लेखन। अब ये है क्या? देखिए, इसका मतलब सिर्फ इतिहास लिख देना नहीं है, बल्कि ये स्टडी करना है कि साहित्य का इतिहास आखिर लिखा कैसे जाता है, उसके पीछे के सिद्धांत क्या हैं, और वक्त के साथ इसे लिखने के तरीके कैसे बदलते रहे हैं। और इस दौर में जो काम हुआ, उसके कुछ बेहतरीन उदाहरण हैं। जैसे 1959-60 में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की हिंदी साहित्य का अतीत, जो कई वॉल्यूम्स में आई। फिर 1959 से 69 के बीच डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा का 3 हिस्सों में आया हिंदी साहित्य।
और 1966 में शंभुनाथ सिंह की हिंदी काव्य की सामाजिक भूमिका। इस किताब ने सोशल एंगल को जोड़कर दायरे को और भी बड़ा कर दिया। और 1960s के आखिर तक आते आते तो ये एक्टिविटी अपने पीक पर पहुंच गई थी। आप सिर्फ इन किताबों के टाइटल्स पर गौर कीजिए। 1968 में राजनाथ शर्मा की हिंदी साहित्य का विवेचन, 1969 में राम खिलावन पांडेय की हिंदी साहित्य का नया इतिहास, और उसी साल पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी की हिंदी साहित्य की ऐतिहासिक समीक्षा। ये शब्द देखिए, विवेचन, नया इतिहास, समीक्षा, ये शब्द खुद ही बता रहे हैं कि अब लिटरेचर की हिस्ट्री को कितने नए और क्रिटिकल नजरिए से देखा जा रहा था। तो इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये था कि सिर्फ 25 साल के एक छोटे से समय में साहित्य के इतिहास पर 15 से ज्यादा बड़ी और अहम किताबें लिखी गईं। ये उस दौर की जबरदस्त इंटेलेक्चुअल एनर्जी और इस सब्जेक्ट को लेकर जो जुनून था उसे साफ साफ दिखाता है। तो इस पूरी बातचीत से हम क्या समझ सकते हैं? देखिए, 3 मोटी मोटी बातें हैं। पहली, साहित्य का इतिहास कोई रुकी हुई चीज नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली बातचीत है। दूसरी बात, इस दौर में फोकस सिर्फ फैक्ट्स इकट्ठा करने से हटकर क्रिटिकल एनालिसिस की तरफ गया। और सबसे अहम, इन्हीं 25 सालों ने वो बुनियाद तैयार की जिस पर आज हिंदी साहित्य की पूरी स्टडी खड़ी है। तो आखिर में एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। अतीत को समझने और लिखने की ये जो पूरी बहस है, ये आज हमारे प्रेजेंट को, हमारे वर्तमान को किस तरह से बना रही है? दूसरे शब्दों में कहे तो हम आज साहित्य को जिस तरह से देखते हैं, उस पर इन पुरानी बहसों का क्या असर पड़ रहा है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।